नमस्कार एवं शुभ संध्या। मैं डॉक्टर श्रुति सारिका, इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी द्वारा आयोजित वेबिनार के 884वीं चौरासीवें दैनिक श्रृंखला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। वेबिनार की शुरुआत हम लोग एक मौन प्रार्थना से करेंगे। धन्यवाद। हमारे आज के मेहमान और वक्ता डॉक्टर रचिता त्रिपाठी हैं। इन्होंने डॉक्टर बी आर सर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से 2014 में बीएचएमएस किया है। डॉक्टर रचिता ने विभिन्न चैरिटेबल हॉस्पिटल जैसे कि लक्ष्मी नारायण ट्रस्ट, ईएसआईसी मॉडल हॉस्पिटल में होम्योपैथिक कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत रही हैं। साथ साथ ये वर्तमान में श्री कृष्णा मेडिकल रिसर्च सेंटर मयूर विहार में विजिटिंग कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं और इसके साथ साथ ही ये ऑनलाइन कंसल्टेंसी के माध्यम से भी होम्योपैथी के क्षेत्र में अपना योगदान दे रही हैं। इनके आज का व्याख्यान का विषय ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड इट्स होम्योपैथिक मैनेजमेंट है। मैं डॉक्टर से आग्रह करती हूँ कि अपना व्याख्यान शुरू करें और अपने ज्ञान और अनुभव को हमसे साझा करें और हमें लाभान्वित करें। मैडम प्लीज आप अपना शुरू करें अब। हाँ हाँ। आप सभी को सबसे पहले मेरा सादर नमस्कार और धन्यवाद कि मुझे दोबारा से मैं यहाँ पे अपना अर्थराइटिस के ऊपर प्रस्तुत कर रही हूँ। मैं आज अर्थराइटिस को मेन ऑस्टियोआर्थराइटिस है नी जॉइंट के ऊपर और उसका होम्योपैथिक उपचार क्या है उसके ऊपर हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जॉइंट क्या होता है। बॉडी में जब दो बोन्स आर्टिकुलेट करती हैं तो एक जॉइंट बनता है और जो जॉइंट है ये तीन तरीके के हैं। एक है फाइब्रस, एक है कार्टिलेजिनियस, एक है साइनोवियल। जो फाइब्रस जॉइंट होते हैं वो फाइबर कनेक्टिव टिश्यू इनसे बनते हैं, तो इसमें मूवमेंट नहीं होती फाइब्रस जॉइंट में बिल्कुल भी। जैसे स्कल है, स्कल में जो फ्यूचर्स हैं स्कल के उनमें मूवमेंट नहीं होगी। जो कार्टिलेजिनियस जॉइंट होते हैं वो कार्टिलेज से बने होते हैं, हाइलाइन कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज, तो हल्की बहुत मूवमेंट होती है जैसे कि हमारी वर्टिबल बॉडीज। देन साइनोवियल, साइनोवियल जॉइंट जो होता है दो बोन्स के बीच में एक कैविटी होती है, उसमें फ्लूइड भरा होता है और ये बहुत ज्यादा मूवमेंट जो है, रेंज ऑफ मूवमेंट इसमें सबसे ज्यादा होती है। तो जो साइनोवियल जॉइंट है ये ही कई प्रकार का है, जैसे कि बॉल एंड सॉकेट जो कि मूवमेंट हर डायरेक्शन में अलाउ करता है, इस प्रकार का जॉइंट। जैसे कि शोल्डर जॉइंट हो गया, हमारा हिप जॉइंट हो गया। फिर आता है हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट जो है एक ही प्लेन में मूवमेंट देगा, जैसे कि बैंडिंग या स्ट्रेटनिंग। इसमें आएगा आपका एल्बो और नी। फिर है पाइवट जॉइंट। पाइवट जॉइंट जो है वो अलाउ करेगा लिमिटेड रोटेशन, जैसे कि हमारी नेक। फिर ग्लाइडिंग एंड प्लेन जॉइंट, इसमें जो बोन्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेंगी, जैसे कि रिस्ट जॉइंट और एंकल जॉइंट। फिर आता है सैडल जॉइंट, ये अलाउ करेगा मूवमेंट दो प्लेन्स में। इसमें आएगा आपका जो फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल ज्वाइंट है, जैसे कि थंब हमारा, और स्टर्नोक्लेविकुलर ज्वाइंट। फिर है कॉन्डोलॉइड और एलिप्सॉइडल ज्वाइंट। ये ओवल शेप की बोन्स होती हैं जो कि अलाउ करती है मूवमेंट सारी डायरेक्शन में, सिर्फ रोटेशन नहीं करती, जैसे कि हमारे फिंगर के नकल ज्वाइंट्स हैं। इसमें आपका मेटाकार्पो फेलेंजियल ज्वाइंट्स आएंगे एंड रेडियो कार्पल ज्वाइंट जो कि रिस्ट ज्वाइंट है। देन हम जानते हैं कि नी जॉइंट क्या है, जिसके ऊपर हम आज बात कर रहे हैं, नी अर्थराइटिस, नी ऑस्टियोआर्थराइटिस। नी जॉइंट जो है वो बनता है आर्टिकुलेशन, तीन बोन की आर्टिकुलेशन से। फीमर हो गया, टिबिया हो गया और बीच में पेटला हो गया। देन ये जो नी जॉइंट है इसमें जो लिगामेंट्स हैं, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, लेटरल कोलेटरल लिगामेंट, देन आपका पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट एंड मीडियल कोलेटरल लिगामेंट, एंड बीच में जो है फाइब्रो कार्टिलेज होते हैं, मेनिस्काई, लेटरल मेनिस्काई और मीडियल मेनिस्काई। देन सबसे पहले हम जानेंगे ये जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है, मतलब हम अर्थराइटिस जान रहे हैं कि क्या है। उससे पहले स्क्रीनिंग कैसे की जाती है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की, वो जरूरी है। इसके लिए गाल स्क्रीन है। गाल स्टैंड करता है जी फॉर गेट, ए फॉर आर्म्स, एल फॉर लेग, एस फॉर स्पाइन। सबसे पहले कोई पेशेंट आपके क्लिनिक में आता है तो आपको ये जानना जरूरी है उसकी वॉकिंग कैसी है। आप उसको चलते हुए देखोगे कि लड़खड़ा तो नहीं रहा है। देन उसका स्पाइन देखोगे। स्पाइन कैसे देखोगे, पेशेंट खड़ा है पीछे से देखो कि कोई स्पाइनल एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, कि नॉर्मल स्पाइन कर्व है। पेशेंट को हम बोलेंगे आगे झुकने के लिए और अपने टोस छूने के लिए, अगर वो कर लेगा तो ठीक है।
फिर हम पेशेंट से बोलेंगे कि अपना राइट ईयर शोल्डर की तरफ ले जाओ, लेफ्ट ईयर लेफ्ट शोल्डर की तरफ ले जाओ, तो ठीक है। फिर पीछे एक सुप्रा स्पाइनेटस मसल होती है बैक में, हम उसको प्रेस करेंगे। अगर हल्के से प्रेस करने में पेशेंट को टेंडरनेस होती है तो कोई ना कोई प्रॉब्लम पेशेंट को है, अर्थराइटिस से रिलेटेड। देन इसके बाद है आर्म, पेशेंट के आर्म्स देखेंगे। पेशेंट को हम बोलेंगे अपने जो हैंड है वो आप हेड के पीछे ले जाइए और अपने एल्बोज को बैक पीछे की तरफ करिए और शोल्डर को ऑब्जर्व करेंगे कि शोल्डर और एल्बो का फंक्शन कैसा है। पेशेंट का आर्म देखेंगे, आर्म में हम प्रोनेशन सुपिनेशन करवाएंगे पेशेंट से। फिर पेशेंट से बोलेंगे दोनों हाथ का फिस्ट बना लो और हम उसकी ग्रिप देखेंगे हाथों की। फिर हम पेशेंट का हाथ जो है स्क्वीज करेंगे, मेटाकार्पल्स जो है उनमें अगर कोई भी स्वेलिंग होगी, टेंडरनेस होगी, तो पेशेंट को हल्के से छूने में भी टेंडरनेस होगी। देन इसके बाद लेग्स देखेंगे, इसमें हम पेशेंट जब खड़ा है सबसे पहले तो ऑब्जर्वेशन करनी है, तो लेग में कोई स्वेलिंग तो नहीं है, कोई लेग छोटा तो नहीं है, राइट लेग लेफ्ट लेग से कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है, जैसे कि जिनु वेलगम, जिनु वेरस, बो लेग या नी लेग, नी नॉक नी, इस प्रकार का। देन पेशेंट को हम काउच में लेटने के लिए कहेंगे और नी जॉइंट में हम क्रिपिटस चेक करेंगे, अपना हाथ जो है उसके नी जॉइंट में ले जाएंगे। पेशेंट से बोलेंगे आप एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन करिए नी का। अगर हमारे हाथ में क्रैकिंग सी साउंड होती है, कड़कड़ की आवाज आती है जॉइंट से, तो क्रिपिटस प्रेजेंट है। देन हिप जॉइंट जो है उसको हम बोलेंगे इंटरनली मूव करिए। अगर पेशेंट नहीं कर पा रहा है, उसके फेस में पेन नजर आ रहा है, तो हमें पता चलेगा कि कहीं ना कहीं लिमिटेशन है मूवमेंट का। फिर हम उसका जो है नी में दोबारा पैल्पेशन देखेंगे, गर्म है नी, स्वेल हो रखा है। पेटला में देखेंगे कोई फ्यूजन तो नहीं है, पेटला में प्रेस करके देखेंगे। देन हम उसके जो पैर हैं, फुट हैं, उनको स्क्वीज करके देखेंगे कोई टेंडरनेस तो नहीं है। नीचे सोल्स देखेंगे कोई कैलसिटी या अल्सर तो नहीं है। अगर ये सब चेक करने पे सब चीज ठीक आ रही है तो इसका मतलब जो गाल स्क्रीनिंग है ये राइट है, पेशेंट को कोई भी अर्थराइटिस का प्रॉब्लम नहीं है। देन इसके बाद आता है कि अगर कुछ भी ऊपर नीचे निकला, मतलब गेट अगर पेशेंट आया क्लिनिक में और लड़खड़ा रहा है और एक लेग शॉर्ट दिख रहा है, तो यहाँ पे एबनॉर्मलिटी दिख गई, वो हमने उसको आर्म पीछे करने के लिए कहा, शोल्डर हैंड ने जो है बैक के पीछे रखिए, हेड के पीछे नहीं कर पा रहा है, तो आर्म प्रोनेशन सुपिनेशन नहीं कर पा रहा है, तो कुछ प्रॉब्लम है स्पाइन में। जो है अगर कर्व जो है नॉर्मल नहीं दिखा, पेशेंट छू नहीं पा रहा, बैंड नहीं कर पा रहा है, तो स्पाइन में प्रॉब्लम है। तो यहाँ से अगर स्लो पेनफुल गेट है पेशेंट का, या फिर मेटाकार्पल फेलेंजियल जॉइंट में कोई साइनोवाइटिस है, इन्फ्लेमेशन है रिस्ट में, नी में, तो कहीं ना कहीं अर्थराइटिस की दिक्कत है, रूमेटॉइड ऑस्टियोआर्थराइटिस, इन दोनों में से। देन इसके बाद आता है जॉइंट एक्सक्यूज मी डिजीजेस। मैम, मैम हाँ, अगर आप स्लाइड शो में कर देंगे ना तो स्क्रीन अच्छे से क्लियरली दिखेगा। ओके 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 ओके। एनिमेशन के बगल में उधर स्लाइड शो। ओके ओके ओके, मैं एक्चुअली ये यूज करने में करेंगे। ओके। देन ओके ठीक। अगर जो है कोई जॉइंट डिजीज है, जॉइंट डिजीज में क्या होता है, मेनली पेन और स्टिफनेस जो है वो मेन होती है, जिसकी वजह से फंक्शन जो है लॉस हो जाता है। तो ये दो तरीके की, एक तो मैकेनिकल आ गया आपका, जिसमें डीजनरेटिव जॉइंट डिजीज आती है, और एक आता है आपका इन्फ्लेमेटरी, जिसमें रूमेटॉइड अर्थराइटिस आता है आपका। देन फीचर्स क्या है मैकेनिकल जॉइंट डिजीज का, मैकेनिकल जॉइंट डिजीज में क्या है आपका, जो पेशेंट को स्टिफनेस होएगी, मॉर्निंग स्टिफनेस, वो 30 मिनट से कम होगी, और जो जॉइंट है वहां पे कुछ ना कुछ क्लिकिंग सेंसेशन होएगा नी में, ये मेन कंप्लेन है। पेशेंट बोलेगा मुझे खड़खड़ की आवाज लगती है अपने नी में, और लॉकिंग जो है जॉइंट की वो अकर करेगी। ब्लॉकिंग मतलब क्या होता है कि जॉइंट जो है पूरी तरह स्ट्रेट नहीं हो पा रहा है, बेंडिंग नहीं हो पा रही है जॉइंट की, इसको बोलते हैं लॉकिंग। कि पेशेंट जो है बैठा है वो कह रहा है मैं जो अपना घुटना हूँ वो एक्सटेंड नहीं कर पाता हूँ, तो ये कंप्लेन आती है आपके ओए में। देन इसके बाद कुछ ना कुछ कारण है कि कोई मेनिस्का बीच में है, कोई कार्टिलेजिनस बॉडी जो है वो जॉइंट में है। देन इसके बाद है फीचर इन्फ्लेमेटरी जॉइंट, आरए जैसे जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस, इसमें जो मॉर्निंग स्टिफनेस है वो 30 मिनट से ज्यादा होगी,
और इसका मेन फीचर है जॉइंट एकदम लाल होगा, गर्म होगा, हल्के से भी छूने में पेशेंट को दर्द होगा, स्वेलिंग होगी। देन इसके बाद आता है आपका कि डिस्ट्रीब्यूशन जॉइंट डिजीज का। अगर हम देख रहे हैं कि अपर लिम्ब में भी सिमेट्रिकल है, हाँ दोनों मतलब साइड का हो रहा है, राइट एंड लेफ्ट, एंड लोअर लिम्ब में भी राइट एंड लेफ्ट दोनों में हो रहा है जॉइंट अफेक्शन, तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस, एसएलई। स्पेशली अगर अपर लिम्ब में सिमेट्रिकल है तो हीमोक्रोमेटोसिस, जिसमें है दोनों हैंड हैं, इन दोनों इंडेक्स फिंगर हैं, मिडिल मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट है। अगर एसिमेट्रिकल है तो सोरियाटिक अर्थराइटिस। अगर लोअर लिम्ब में एसिमेट्रिकल है तो स्पॉन्डलोआर्थराइटिस, एंक्लोइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस और रिटर सिंड्रोम। देन इसके बाद लोकलाइजेशन साइट ऑफ आर्टिकुलर, मतलब आर्टिकुलर जॉइंट में क्या क्या देखने को हमें मिलेंगे सिम्टम। जॉइंट में क्या मिलेगा, पेन मिलेगा, टेंडरनेस मिलेगा, जॉइंट स्वेलिंग होगी, पेशेंट जो है उसकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड होगी, वो ज्यादा मूव नहीं कर पाएगा ऑल डायरेक्शन में। टेंडन में क्या मिलेगा, जहाँ पे अटैचमेंट है वहां पे हल्के से भी स्ट्रेच करने में पेन हो रहा है, स्वेलिंग होगी टेंडन शीट में, और रेसिस्टेड मूवमेंट में पेन होगा उससे पेशेंट को। लिगामेंट में क्या है, लिगामेंट में आपका लोकलाइज पेन होगा, लिगामेंट सब्सटेंस में स्ट्रेच करने में पेन होगा, एंड इनस्टेबिलिटी मिलेगी क्योंकि लिगामेंट टीयर की वजह से। अगर बर्सा इन्वॉल्व होएगा तो हल्की सी टेंडरनेस है, एंड स्ट्रेचिंग करने में पेन होगा। मसल इन्वॉल्व होंगे तो डिफ्यूज पेन हो सकता है या फिर लोकलाइज, एंड रेसिस्टेड मूवमेंट में पेन होगा, मसल इन्वॉल्व होएगा तो उसमें भी, और स्ट्रेच करने में पेन होगा। देन आप आता है हमारा ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है ये कंडीशन है साइनोवियल जॉइंट की। वो जॉइंट जो कि फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है बीच में, क्योंकि बोन्स को कुशन की तरफ रखता है वो फ्लूइड, और उनके बीच में वियर टियर ना हो, सही से जॉइंट की मोबिलिटी हो, क्योंकि ग्रेट रेंज ऑफ मूवमेंट होता है। अब इसमें क्या होता है कि हाईलाइन जो कार्टिलेज होती है उसका लॉस होने लगता है, और वो कार्टिलेज डिस्ट्रॉय होती है, और वहां पे बोन रिमॉडलिंग होने लगती है, नई बोन बोन फॉर्मेशन होगी। तो ओए जो है एक, उसमें इन्फ्लामेशन मेन पॉइंट नहीं है। उसमें मेन क्या हो रहा है कि जॉइंट जो है अपने आप को रिमॉडल कर रहा है, जिससे जॉइंट लास्ट में फेलियर हो जा रहा है। ओए मेनली प्रिवेलेंट है फीमेल्स में, एक्सेप्ट हिप ओए, जो कि मेल्स में भी इक्वली अफेक्टेड होता है। अगर ऑक्यूपेशन में देखें, कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में देखें, फार्मर्स में हिप ओए मिलता है ज्यादातर, माइनर्स में नी ओए मिलता है, प्रोफेशनल जो फुटबॉलर्स होते हैं उनमें नी ओए मिलता है। नोडल ओए ज्यादातर फीमेल्स में देखने को मिलेगा जो कि 40s में होंगी अपने, एंड वो फिंगर्स को ज्यादा अफेक्ट करता है, जैसे कि इंटरफेरेंजियल जॉइंट। और नोडल ओए में दो तरीके के नोड्स मिलेंगे, हेबर्डन्स नोड मिलेगा जो कि डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट में होगा, और बाउचर्स नोड मिलेगा जो कि प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट में होगा। जिन लोगों को ये नोडल ओए होता है वो ज्यादा रिस्क फैक्टर उनका बनता है कि नी ओए भी होगा। देन जो मदर्स होती हैं अफेक्टेड, उनकी जो डॉटर्स हैं उनको भी चांस होता है कि आगे चल के नोडल ओए होगी। देन आपका आता है नी ओए, जो है वो मेनली जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस में मोस्ट कॉमन नी ओए है, और इसमें भी आपका पेटेलोफिमोरल और मीडियल टिबियोफिमोरल जो एंटीरियर कंपार्टमेंट है नी का वो अफेक्टेड होता है। मैन में मेन कॉज क्या है नी ओए होने का, ट्रॉमा, किसी भी तरीके का चोट हो गया। और मेल्स में जो है वो यूनिलेटरल ओए होता है, अगर फीमेल के कंपैरिजन में देखें फीमेल्स में बायलेटरल नी ओए होगा और सिमेट्रिकल होगा। प्राइमरी नी ओई का इटियोलॉजी अननोन है। अगर सेकेंडरी देखें, सेकेंडरी ओई का ही ट्रॉमा, लिगामेंट फ्रैक्चर। देन जो ये जॉइंट्स हैं जो कि, ये नी जॉइंट ऐसा जॉइंट है जो जिसमें ज्यादा लोड पड़ता है हाइयर लेवल ऑफ एक्टिविटी की वजह से। और नी ओई का पेन जो है सबसे ज्यादा आगे की तरफ पेशेंट को महसूस होगा, एंटीरियर मीडियल एस्पेक्ट ऑफ नी। देन पेटेलो फिमोरल पेन जो है वो, अ, अगर पेशेंट कह रहा है कि मेरे को सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ने में, सीढ़ियाँ नीचे उतरने में, तो मेनली पेटेलो फिमोरल इन्वॉल्व है। अगर पोस्टीरियर नी पेन हो रहा है तो कहीं ना कहीं कोई पॉप्लिडियल सिस्ट इन्वॉल्व है। एंड पेशेंट
में मेन डिफिकल्टीज क्या आती है कि डॉक्टर साहब बहुत लंबा चल लिया उसके बाद घुटना जो है बहुत रात भर दर्द करता है। चेयर से उठता हूँ तो दर्द होता है, सुबह उठते ही पहला कदम रखता हूँ तो दर्द होता है, कार से बाहर आने में, कार से अंदर जाने में। इवन पेशेंट जो है अपने शूज नहीं पहन सकता, सॉक्स नहीं पहन सकता। और जो नी जॉइंट है वो सबसे ज्यादा लोड उठाता है, तो इसलिए वो ससेप्टेबल होता है ओए होने का। और चाइनीज पॉपुलेशन जो है उसमें देखा गया है ज्यादा नी ओए मिलता है फीमेल्स में ही, जो कि 60 ईयर्स की अबव है। और चाइना ही वर्ल्ड की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है एजिंग पॉपुलेशन में। और नी ओए जो है 11th लीडिंग कॉज है जो कि डिसेबिलिटी कर रहा है वर्ल्ड वाइड। देन क्या फैक्टर्स हैं जो कि प्रिडिस्पोज करते हैं ओए को? ओवरलोड, ओवरलोड वाली एक्टिविटीज जो हैं। तो जो हमारा नी जॉइंट है वो एक ऐसा जॉइंट है वो सारा भार उठाता है, उस पर अगर भार पड़ेगा तो वियर टियर स्टार्ट हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन। अगर जॉइंट के आसपास कहीं भी लिगामेंट में कोई टियर है या साइनोवियल मेम्ब्रेन इन्फ्लेम्ड है। मेटाबॉलिज्म, जैसे अगर पेशेंट के ट्राइग्लिसराइड हाई है, लिपिड लेवल हाई है, हाई ग्लूकोज, वो प्रिडिस्पोज करेगा ओए होने के भी। फीमेल्स में जो हार्मोनल चेंजेस आते हैं मेनोपॉज के बाद, जो देखा गया है ईस्ट्रोजन लेवल कम हो जाता है, तो ये जॉइंट को प्रिडिस्पोज करता है ओए होने के लिए। एजिंग फैक्टर जो है उसमें, और अगर बीएमआई हाई है, काफी ओवरवेट है पेशेंट, तो वो नीज में अपने आप अफेक्ट करेगा। जो फीमेल्स हैं उनमें नी ओए होने की ज्यादा चांसेस, एक कारण और भी है क्यों होता है, वाइडर हिप, तो जिसकी वजह से जो ग्रेटर क्यू एंगल होता है और स्ट्रेस सीधे नी जॉइंट में पड़ता है। एंड देन ट्रॉमा, ये जो फैक्टर हो जाता है मेल्स में होता है नी ओए होने के चांसेस, जिसमें आपका जॉइंट डिसलोकेशन, लिगामेंट एंड मेनिस्कस इंजरी, ये सब आएगा। देन जेनुवेलम क्या होता है, ये नॉक नीज होती है। तो आप पहली फिगर देख रहे हो, इसमें नॉर्मल अलाइनमेंट है, जो हिप है वो सेंटर में है, सेंटर ऑफ नी, सेंटर ऑफ एंकल। देन जेनुवेलगम, दैट इज आपका नॉक नीज। जो नीज है वो आपस में मिले होते हैं और एंकल दूर होते हैं। और जो बो लेग्स है उसमें क्या होता है, एंकल मिले होते हैं और नी जो है वो दूर होता है। तो नॉक नीज में क्या होता है, जो नी का एंगल है वो इनवर्ड हो जाता है, जिससे जो नीज हैं वो आपस में बिल्कुल मिल जाते हैं और एंकल अपार्ट होते हैं जब पेशेंट स्टैंडिंग पोजीशन में है। जेनुवेल्गम क्या होता है, नॉर्मली छोटे बच्चे में देखने को मिलता है, 3 से 4 साल के बच्चे में। और फिर जैसे धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है, 7 से 8 साल का, वो रिजॉल्व हो जाता है। लेकिन अगर 7 से 8 साल की एज में भी वो रिजॉल्व नहीं हुआ है, तो वो आगे जाके ओए को प्रिडिस्पोज करेगा। देन फीमेल्स में जो वाइडर पेल्विस है उसकी वजह से ग्रेटर क्यू एंगल होता है। और ये जो वाइडर पेल्विस है ये नीज नीज में ही अफेक्ट करता है, क्योंकि नीज देन ट्रैक इनवर्ड, अंदर की तरफ हो जाती है जिनोवेल्गम और नॉक नी। सारा वेट जो है लेटरल साइड पड़ता है फिर नी के। तो जिससे जो स्ट्रेस है मीडियल कोलेटरल लिगामेंट में उसमें पड़ेगा, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट में पड़ेगा। एंड फिर लिगामेंट इंजरीज होंगी, जब इंजरीज हो रही है उसके बाद फिर वही इन्फ्लेमेशन होएगा, साइनोवियल मेम्ब्रेन में इफेक्ट पड़ेगा, फिर उसमें इन्फ्लेमेशन होएगा, फिर हाईलाइन कार्टिलेज, वो सब वियर टियर स्टार्ट हो जाएगा, तो वो फिर प्रिडिस्पोज करेगा ओए डेवलपमेंट को। देन क्यू एंगल जो है ये क्या है, क्वाड्रिसेप्स एंगल है। इसमें जो क्वाड्रिसेप्स मसल है और रेक्टस फेमोरिस मसल है उसके बीच का एंगल होता है, एंड पेटलर टेंडन का। क्वाड्रिसेप्स एंगल जो है वो मेनली नी अलाइनमेंट देखने के लिए मेजर किया जाता है इन रिलेशन टू पेटलोफिमोरल जॉइंट। देन नॉर्मली मेल्स में जो ये क्यू एंगल है वो 10 to 15 डिग्री के बीच में होना चाहिए, फीमेल्स में 15 to 20 डिग्री के बीच में होना चाहिए। अब देखिए क्यू एंगल नॉर्मली 15 डिग्री से कम होना चाहिए, दैट इज ओए के चांस नहीं बनेंगे। बट नॉग नीज में क्या है, फीमेल्स में 20 डिग्री से ज्यादा है तो ओए के चांस भी बनते हैं। बुल एग्स में क्या होता है, 10 डिग्री से भी कम होता है। देन जेनेटिक्स क्या है, नी जॉइंट में फैमिली हिस्ट्री है तो वो प्रिडिस्पोज करेगा, एक रिस्क फैक्टर बनेगा ही नी ओए होने का। हाइयर हेरिटेबिलिटी एंड टिबियल कार्टिलेज वॉल्यूम होगा। एंड उससे ज्यादा ससेप्टेबिलिटी होगी कि एल्डरली जो पीपल हैं उनमें टिबियल फ्रैक्चर होने के।
देन नी ओए जो है वो एसोसिएटेड है एबनॉर्मलिटीज इन द कोड 2A1 जीन, जो कि एसोसिएटेड है टाइप 2 कोलेजन सिंथेसिस। देन हिस्टोपैथोजेनेसिस क्या है नी ओए का? इसमें डिग्रेडेशन होता है एंजाइम्स का, एग्रीकेन एंड कोलेजन का, जिनकी वजह से फिर डिजेनरेटिव चेंजेस आते हैं कार्टिलेज मैट्रिक्स में। फिर आर्टिकुलर कार्टिलेज में सॉफ्टनिंग होएगी, फाइब्रोसिस होएगा एंड अल्सरेशन। जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है उसका लॉस हो जाएगा। साइनोवियल मेम्ब्रेन में हाइपरीमिया, मतलब और ज्यादा रेडनेस होएगी, ब्लड वेसल्स जो है वो बहुत ज्यादा वहां पे ब्लड वो देंगी, जिसकी वजह से स्वेलिंग होगा। हाइपरप्लेजिया इनलार्जमेंट होएगी साइनोवियल मेम्ब्रेन की। फिर धीरे धीरे जो बोन स्क्लेरोसिस है वो होएगा, वहां पे ऑस्टियोफाइड न्यू बोन फॉर्मेशन होएगा। एंड लास्ट में इबर्नेशन, जो कार्टिलेज है वो शाइनी हो जाएगी। देन कार्टिलेज एंड बोन चेंजेस क्या है? डिग्रेडेशन होता है मेनली दो एंजाइम्स का, एग्रीकेन एंड कोलेजन का। एंड जब इनका डिग्रेडेशन होने लगता है इन दो एंजाइम का, तो जो कॉन्ड्रोसाइट्स हैं वो प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं मैट्रिक्स का, जिसकी वजह से हाइड्रोफिलिक एग्रीकेन जो है उसका साइज कम हो जाता है। जब इसका साइज कम होगा तो वाटर, ज्यादा से ज्यादा कार्टिलेज में वाटर भरने लगता है, स्वेलिंग होने लगती है। एंड जो कोलेजन 2 है जिसका काम है कंस्ट्रक्शन करने का, वो अपनी एक्टिविटी खो देता है, जिससे कार्टिलेज और ज्यादा फिर रिस्क में आ जाती है। मतलब हल्का सा भी जोर पड़ा तो फिर वो वल्नरेबल होता है लोड बियरिंग इंजरी के लिए। लास्ट में जो कार्टिलेज है उसमें फिशरिंग आ जाएंगे, कट्स आ जाएंगे, कॉन्ड्रोसाइट डेथ होने लगेगी। जो ओए कार्टिलेज है उसमें ऐसे चेंजेस आने लगते हैं, तो वहां पे डिपोजिशन होने लगता है कैल्शियम पायरोफॉस्फेट का। बोन्स में होल्स बनने लगते हैं, सिस्ट बनने लगते हैं, क्योंकि ऑस्टियोनेक्रोसिस होता है, कार्टिलेज फेल होने लगती है। फिर जब ये सब हो रहा होता है तो हमारी बॉडी क्या करती है? हमारी बॉडी कंपनसेट करने की कोशिश करती है, वो कह रही है ये चीज डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो मैं चलो उसे बनाने की कोशिश करता हूँ। तो वहां पे नई बोन फॉर्मेशन होने लगेगी सेंट्रल में, मार्जिनल एंड ऑफ जॉइंट में। इस तरीके से जो जॉइंट है वो पूरा उसका स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा। तो वहां पे वियरिंग जो है वो भी हो रही है और उसी तरफ से बोन भी बन रही है। तो फिर जो लास्ट में जो अनप्रोटेक्टेड एंड्स हैं वो उनके उनमें वियर ऑन ईच अदर एंड स्मूथ शाइनी सरफेस सा बन जाएगा। देन आप ये देख सकते हैं ये हेल्दी नी है यहाँ पे। हेल्दी नी में आपको मसल सही से दिख रहा है, बोन सही से है, जॉइंट फ्लूइड सही से है। देन आर्टिकुलर कार्टिलेज, बर्सा, लिगामेंट, एंसिस। लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस में हम क्या देख रहे हैं? क्रेटर कार्टिलेज डैमेज हो रहा है, कार्टिलेज लॉस हो रहा है, जो जॉइंट स्पेस है वो कम हो गया है और नई बोन बनी हुई है, बोन स्पर्स आ गए हैं। बोन स्पर्स ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन हो गया है वहां पे। देन सिम्टम्स क्या है नीओए के? हल्का सा भी वेदर चेंज होगा, पेशेंट थोड़ा सा भी फटीग होगा तो पेन बढ़ जाएगा। कोल्ड वेट वेदर में पेशेंट कहेगा मुझे रेस्ट से आराम मिल रहा है, थोड़ा गर्म कुछ अप्लाई कर रहा हूँ तो आराम मिल रहा है। देन इसके बाद पेशेंट एक्सपीरियंस करेगा, पेशेंट बताएगा कि मुझे हल्का हल्का जैसे कोई सुई चुभो रहा है, ऐसा सा दर्द होता है। एंड जॉइंट सोरनेस रहती है, सोरनेस मतलब से किसी ने बहुत पीट दिया हो इस तरीके से जॉइंट में पेन रहता है। देन जब सबकॉन्ड्रल बोन माइक्रो फ्रैक्चर्स होते हैं उसकी वजह से भी पेन होता है। इन्फ्लेमेशन साइनोवाइटिस हो रहा है तो भी पेन हो रहा है। अर्ली स्टेज में पेशेंट को जो है हल्का फुल्का जॉइंट का यूज हो रहा है उसमें पेन लगेगा। फिर जैसे जैसे मिडल लेटर स्टेज आएगी, पेशेंट कह रहा है मैं लेट रहा हूँ तो भी मुझे पेन इतना ज्यादा हो रहा है, लेटने में भी, रात में आराम करने में भी जॉइंट में। तो जो जॉइंट मोबिलिटी है वो बहुत लिमिटेड हो जाएगी धीरे धीरे करके। मॉर्निंग स्टिफनेस बोलते हैं। पेशेंट सुबह उठेगा तो थोड़ी देर तक उसका जॉइंट जो है अकड़ा हुआ मिलेगा। देन थोड़ा रेस्ट करेगा तो उसके बाद भी वो पेन जो है वॉट लगेगा उसे, लेस देन 1 मिनट। इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे आरए के साथ, क्योंकि इंफ्लेमेटरी एर्थराइटिस है। आरए में क्या है, मॉर्निंग स्टिफनेस ज्यादा होती है, 1 घंटे से ज्यादा। और आरए में अर्थराइटिस 1 2 3, तीन से भी ज्यादा जॉइंट एरियाज में हो सकता है। हैंड जॉइंट्स में हो सकता है, और सिमेट्रिकल होता है कि राइट हो रहा है तो लेफ्ट भी साथ साथ में होगा। नोड्यूल्स बनते हैं एल्बोज पे। देन इसमें रूमेटॉइड फैक्टर पॉजिटिव मिलेगा। देन साइंस क्या है नी के? टेंडरनेस आएगी पेशेंट को,
और छूने में भी दर्द होगा उसे, नी के आसपास अगर कोई हाथ भी लगा देगा तो पेशेंट को पेन होएगा, मसल स्पाज्म होंगे, बर्साइटिस जो बढ़ता है वो भी इन्फ्लेम होएगा, टेंडन इन्फ्लेम होएगा। अगर उसका नी जॉइंट के आसपास जो स्किन है वो देखेंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ा मिलेगा, एंड नी जॉइंट स्वेल हुआ होएगा क्योंकि ऑस्टोफाइट फॉर्मेशन हो रही है। क्रिपिटस देखने को मिलेगा, हम हाथ रखेंगे तो ऐसे चेक करेंगे तो आवाज कड़कड़ की हमें भी हाथों में लगेगी और आएगी भी। एक्टिव और पैसिव फ्लेक्शन एक्सटेंशन में जो जॉइंट रेंज है पेशेंट का वो कम हो जाएगा, जो मोशन है मूवमेंट है उसमें एबनॉर्मलिटीज आएंगी पेन की वजह से। डिफॉर्मिटीज देख सकते हैं कि वेरस डिफॉर्मिटी, वेल्गस डिफॉर्मिटी। देन हम नी टेंडरनेस को कैसे असेस करेंगे। ग्रेड 1 में पेशेंट कहेगा कि हल्के से में भी उसको टेंडर फील होएगा। ग्रेड 2 होएगा तो पेशेंट के फेस में पेन दिखेगा। ग्रेड 3 में क्या है कि पेशेंट अपना जो है घुटना हटा देगा और उसका पेन में भी आपको फेस देखने को मिलेगा, फेस में भी पेन देखने को मिलेगा, सॉरी। देन ग्रेड 4 में क्या होगा कि पेशेंट छूने नहीं देगा जॉइंट को अपना, इतना ज्यादा उसको पेन होगा और फेस एकदम उसका पेनफुल आपको दिखेगा। देन एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फीचर्स क्या आएंगे जॉइंट डिजीज में, क्यूटेनियस नोड्यूल्स मिलेंगे एंड वस्कुलाइटिक लीजन्स मिलेंगे बॉडी में, जैसे कहीं पे पैल्पेबल परक्यूरा दिखेगा, रेड पर्पल स्पॉट्स देखने को मिलेंगे, लिम्फेडिनोपैथी मिलेगी, लिम्फ नोड्स एनलार्ज होंगे, इडीमा मिलेगा, फ्लूइड रिटेंशन होगी, टेंडन शीथ जो है उसमें फ्यूजन होगा, एंड आपके बर्सा जो है वो इनलार्ज होंगे, आंखों में ऑक्यूलर इन्फ्लेमेशन मिलेगी, देन डायरिया, यूरेथ्राइटिस, कंजेनाइटल अल्सरेशन, ये सब साथ साथ में और एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फीचर भी जॉइंट डिजीज में मिलेंगे। अब इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहला तो बेस्ट इसमें एक्सरे है, एपी एंड एपी व्यू और लेटरल रेडियोग्राफ करा के अगर हम देखेंगे नी जॉइंट का अर्ली स्टेजेस में हमें कुछ देखने को नहीं मिलेगा, उसमें एक्सरे फाइंडिंग नेगेटिव आएंगी क्योंकि ऑस्टियोफाइट बहुत छोटे होते हैं, एंड ओकेजनली सुपीरियर और इंफीरियर एज में देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे एडवांस होएगा ओए तो जो जॉइंट स्पेसेस में नैरोइंग मिलेगा, क्लोरोसिस जो है साफ साफ दिखेगा, सिस्टिक चेंजेस मिलेंगे, ऑस्टियोफाइट बने होंगे, सबकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन, एंड जो भी चेंजेस आएंगे होल्स वो सब देखने को मिलेगा, जॉइंट स्पेस कम होगा। तो अर्ली स्टेज में जो है एक्सरे फाइंडिंग जो है वो नेगेटिव आएगी। देन रिजल्ट जो है सबकॉन्ड्रल बोन ऑस्टियोस्क्लेरोसिस, मतलब लास्ट में आपको यही है कि बोन जॉइंट स्पेस कम हो जाता है बिकॉज इंट्रा आर्टिकुलर बॉडीज आ गई हैं और वहाँ पे जो है ऑस्टियोफाइट बने हुए हैं। देन एक्सरे आप देख सकते हैं ये नॉर्मल नी जॉइंट का है जिसमें जॉइंट स्पेस क्लियर है। अगर हम अर्थराइटिक नी जॉइंट का देख रहे हैं, ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन एंड जो बोन्स पर है वो देखने को मिल रहा है, स्पेस जो है वो कम है। अब लेबोरेटरी एग्जामिनेशन में हम ईएसआर करवाएंगे, सीबीसी करवाएंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट, ब्लड काउंट हो गया आपका, एंड फास्टिंग ब्लड शुगर भी करवाएंगे, ठीक है, एंड लिपिड प्रोफाइल कराएंगे क्योंकि ये सारी चीजें मेटाबॉलिक सिंड्रोम की तरफ जा रहे हैं जो कि ओए को कंट्रीब्यूट करते हैं किसी ना किसी तरीके से, ओबेसिटी। तो लिपिड प्रोफाइल, सीबीसी, ईएसआर जो है वो जॉइंट फंक्शन से एसोसिएटेड है, सीआरपी कराएंगे जो कि सीवियर ओए में मिलेगा। एक आपका है SIGF1 एक्सप्रेशन एंड मैट्रिक्स मेटालो प्रोटीनेज 3 एक्सप्रेशन, ये भी एसोसिएटेड है ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन, आर्टिकुलर इंडेक्स, पेशेंट विथ नी जॉइंट। देन इसके बाद आता है ट्रीटमेंट आपका। ट्रीटमेंट में जो अर्ली स्टेज है, अर्ली स्टेज में क्योंकि पेन है, स्टिफनेस है और क्रिपिटस है तो इसमें हम बेसिक ट्रीटमेंट, हम पेशेंट को सबसे पहले एजुकेट करना जरूरी है। पेशेंट का हम जानेंगे क्या ऑक्यूपेशन है, अगर उसका ऑक्यूपेशन कुछ ऐसा है अगर वो कर सकता है कि अपने ऑक्यूपेशन से थोड़ा सा चेंज कर सकता है जिसकी वजह से उसकी लाइफ अफेक्ट हो रही है, उसमें डिसेबिलिटी आने के चांस हैं, तो उसको एजुकेट करना जरूरी है। देन एक्सरसाइज थेरेपी जो है वो देंगे, सपोर्ट थेरेपी जो है वो देंगे। देन अगर एडवांस डिजीज है जहाँ पे जॉइंट का स्पेस कम हो गया है
एंड पेशेंट को रात में सोए में भी काफी दर्द होता है। तो वहां पे हम पैलिएशन कर सकते हैं, और जो जॉइंट आगे और खराब होता जा रहा है उसको रोक सकते हैं कि इस स्टेज तक तो चला गया है, लेकिन अब आगे और डिफॉर्मिटी ना आए, डिसेबिलिटी ना आए, तो उसके लिए कोशिश कर सकते हैं ऑक्सिलरी ट्रीटमेंट देके। देन पेशेंट को गुड लाइफ मैनेजमेंट बताएंगे, एक्सरसाइज, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज काफी अच्छी होती हैं। एंड अवॉइडेंस मतलब उससे बताएंगे कि आपको ज्यादा वेट नहीं उठाना है। एंड अगर वेट गेन है तो सबसे पहले वेट गेन कम करना जरूरी है, जो कि नी में डायरेक्ट इफेक्ट कर रहा है। एक्सरसाइज थेरेपी में सबसे पहला जो ट्रीटमेंट है नी ओए का, यही एक्सरसाइज रहता है अर्ली स्टेजेस में। जैसे एरोबिक एक्सरसाइजेस जो हैं वो काफी इफेक्टिव हैं, वो पेन भी रिड्यूस करती हैं, और जो फिजिकल फंक्शन है, मोबिलिटी है और रेंज ऑफ मूवमेंट है, उसको अच्छा करती हैं। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस जो हैं, एक्सरसाइज थेरेपी अगेंस्ट नी वीकनेस, अगर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज जो है वो भी काफी इफेक्टिव रहती हैं। एक्वेटिक एक्सरसाइजेस जो हो गई हैं। फिजियोथेरेपी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, तो एंटी इंफ्लेमेटरी का काम करेगा, एंड जिसकी वजह से जो पेन है ये सिम्टम्स कम रहेंगे। हॉट कंप्रेशन दिया जाता है उसमें, एक्वेटिक थेरेपी, एक्यूपंक्चर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये सब भी जो है पेशेंट के पेन को कम करने के लिए, और जो मूवमेंट है वो बनी रहे, वो इससे रहेगा। देन एक चाइनीज हर्बल मेडिकेशन है यंगे डिकॉक्सिन करके। ये लोग मतलब ये चाइना में यूज होता है कि एंटी इंफ्लेमेटरी का काम करता है ये। कॉन्ड्रोसाइट जो जिनकी डेथ हो रही है उनको रोकता है, जिसकी वजह से जो इन्फ्लेमेशन है वो कम होती है। तो ये अर्ली ओए ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। देन एक्वेटिक एक्सरसाइजेस क्या है अर्थराइटिस के लिए? वाटर वॉकिंग हो गया आपका, वाटर एरोबिक्स हो गया, स्विमिंग सबसे अच्छा एक्सरसाइज माना जाता है आपके जॉइंट मोबिलिटी को के लिए, और रेंज ऑफ मूवमेंट अच्छा करता है। वाटर जॉगिंग हो गया, लेग किक्स हो गए, आर्म मूवमेंट, ये सारी एक्वेटिक एक्सरसाइजेज हैं जो कि काफी इफेक्टिव हैं अर्थराइटिस के लिए। देन आपका स्ट्रेचिंग, ब्लिंकिंग इन वाटर, स्टेप अप एंड फ्रॉग जंप। देन एक्वेटिक एक्सरसाइजेस के बेनिफिट क्या है कि वो जॉइंट स्पेस भी कम करेंगे। देन जो जॉइंट स्पेस कम हो रहा है, और जो आपके बोन स्पर्स बन रहे हैं धीरे धीरे, मतलब वहां पे जो ऑस्टियोफाइट है उनका डेथ जो है उन्हें वो रोकेगा। देन रेंज ऑफ मोशन जो है उसको सही करेगा, मसल स्ट्रेंथ को अच्छा करेगा, एंड कार्डियोवास्कुलर हेल्थ जो है वो उसके लिए भी काफी अच्छा होता है एक्वेटिक एक्सरसाइज। कहीं ना कहीं हमारा जो मेटाबॉलिक है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, वो कार्डियोवास्कुलर से जुड़ा हुआ है। लिपिड इंक्रीज है, डायबिटिक है, तो ये सारे धीरे धीरे करके वो बीएमआई है जो है वो बढ़ रहा है, वो सारा फिर आपका कहीं ना कहीं अर्थराइटिस में भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, एंड पेन मैनेजमेंट का भी काम करेगा। देन अब हम आते हैं क्या मियाजम्स हैं अकॉर्डिंग टू द स्टेजेस। नाउ ट्रीटमेंट की तरफ। इनिशियल फंक्शनल चेंजेस, मतलब जो शुरू में जो चेंजेस आ रहे हैं, जैसे कि स्टिफनेस हो गया, पेन हो गया, एंड आपका क्रिपिटस हो गया, एंड पेशेंट कह रहा है सुबह उठता हूँ तो जो स्टिफनेस फील हो रही है, तो ये टोरिक मियाज्म। देन जो बोन में जो चेंजेस आ रहे हैं, बोन स्क्लेरोसिस हो रहा है, बोन पर आ रहे हैं, और धीरे धीरे जो बोन रिमॉडलिंग हो रहा है, उसमें आपका साइकोसिस मियाज्म आ गया। देन धीरे धीरे फिर डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है कि कार्टिलेज का डिस्ट्रक्शन आगे हो रहा है, डिफॉर्मिटीज आ रही हैं, दैट इज आपका जिनोवेलगम जिनोवेरम हो रहा है, ये सिफिलिस की तरफ जा रहा है। तो हनीमैन जी ने क्या बताया ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में, एफोरिज्म नंबर 5 में, कि जो एक्यूट डिजीज है उसमें मेन प्रोबेबल कॉज एक्साइटिंग कॉज है। एक्साइटिंग कॉज जैसे पेशेंट मौसम बदलता है उससे जो पेन एक्साबरेट कर रहा है, वेट वेदर में, कोल्ड वेदर में, दैट इज द एक्साइटिंग कॉज। फिर फंडामेंटल कॉज जो है मेन क्रॉनिक डिजीज का, अगर लंग बहुत ज्यादा टाइम से डिजीज चली आ रही है कि पेशेंट डैम सिलार्स में रह रहा है, तो ये आपका फंडामेंटल कॉज।
फिर किसी क्रॉनिक मियाज्म इसमें मेन होता है। तो ये जान फिर पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन जानना जरूरी है क्रॉनिक डिजीजेज में, कि वो पेशेंट करता क्या है, उसका ऑक्यूपेशन क्या है। जैसे फार्मर्स हैं, उनमें आपको हिप ओए देखने को मिलेगा। प्रोफेशनल फुटबॉलर्स जो हैं, उनमें नी ओए देखने को मिलेगा। माइनर्स में नी ओए देखने को मिलेगा। मतलब किसी भी जॉइंट की जब ओवर एक्टिविटी हो रही है किसी वजह से, लंबे टाइम से वियर टीयर होए जा रहा है, तो वो एक तरीके का आपका क्या है, फंडामेंटल कॉज बन गया है और मेंटेनिंग कॉज बन गया है। तो उसकी वजह से जो हो रहा है, तो उस कॉज को जानना और हटाना जरूरी होता है क्योर के लिए। मोड ऑफ लिविंग हैबिट्स कैसी हैं, कि पेशेंट का मतलब कैसा का सेडेंट्री लाइफस्टाइल है या एक्टिव लाइफस्टाइल है। एक्सरसाइज पेशेंट करता है मॉर्निंग में उठ के, या वो खाना कैसा इंटेक करता है, हेल्दी फूड लेता है कि बाहर का आउटसाइड फूड ज्यादा है, जिससे उसकी लिपिड प्रोफाइल जो है उसमें गड़बड़ी आएगी। फिर बीएमआई बढ़ रहा है, ओबेसिटी बढ़ रही है। तो ये सब जानना जरूरी है मोड ऑफ लिविंग एंड हैबिट्स में। सोशल एंड बिहेवियर रिलेशंस कैसे हैं। देन एज क्या है पेशेंट का, जैसे कि ओए जो है ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा 60 में, वुमेन में ज्यादा देखने को मिलेगा। ओके। एंड मेल्स में भी उसी उस पे है। मेल्स में लेकिन ट्रॉमा मेन कॉज होता है, एंड फीमेल्स में मेनोपॉज हो गया। देन एनाटॉमिकल डिफरेंस की वजह से फीमेल्स ज्यादा जो है वो रहती हैं प्रोबेबल नीओए के लिए। एंड इन सबको कंसिडरेशन करना जरूरी है। फिर एफोरिज्म नंबर 7 में हनीमैन जी ने बोला कि एसेसरी सर्कमस्टांस के साथ साथ जो ये सब हमने पूछा कि उसका मोड ऑफ लिविंग कैसा है, सोशल वेलबींग कैसा है, इसके साथ साथ टोटलिटी ऑफ सिम्टम लास्ट में बनाना होता है। आपका टोटलिटी ऑफ सिम्टम में जो मेन सिम्टम जो पिक्चर बना रहे हैं पेशेंट की, कोई अगर पेक्यूलियर सिम्टम मिल गया तो दैट्स वेरी गुड। एंड वो ही आउटवर्डली पेशेंट की रिफ्लेक्ट कर रहा है पिक्चर। ठीक है। इंटरनल एसेंस डिजीज का वही बता रहा है कि क्या है। एंड जो चॉइस ऑफ रेमेडी है उसमें मेनली टोटलिटी ऑफ सिम्टम ही जो पिक्चर पेशेंट की बन के आती है। जैसे कि आप पल्स एटेला ले लो। पल्स एटेला जो है हॉट रेमेडी है। पेशेंट से आप थर्मल पूछोगे कि आपको कौन सा मौसम सही लगता है, गर्मी का कि सर्दी का मौसम ठीक लगता है, थर्स्ट कैसी है आपकी। देन जो पेन है वो चेंजेबल है, कभी यहाँ पे हो रहा है, जॉइंट में हो रहा है, कभी शोल्डर में जा रहा है, इस तरीके से पेशेंट बता रहा है। एंड ये सब जो है टोटलिटी ऑफ सिम्टम बनाती है, पेशेंट की पिक्चर बनाती है कि पेशेंट है कैसा, माइल्ड है, लेडी कैसी है, जेंटल है, याइल्डिंग है। आप उसके और फिर मेंटल लेवल पे पूछोगे तो एक टोटलिटी पिक्चर जो है बन के आएगी। तो मेन होम्योपैथी में यही है कि अप्रोप्रिएट रेमेडी देने के लिए आपको एक टोटलिटी ऑफ सिम्टम बनाना है। मेन जो मेंटल तो जरूरी है ही। जो पेशेंट का सिम्टोमेटिक है सबसे पहले वो ट्रीट करना जरूरी होता है अर्थराइटिस में खासकर। फिर आप धीरे धीरे करके मियाज्मेटिक, फिर लास्ट में कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ जाते हो। फिर ऑर्गनॉन में अकॉर्डिंग पार्ट्स अकॉर्डिंग टू ट्रीटमेंट क्या और कर सकते हैं, कि सबसे पहले पेशेंट को सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे। देन धीरे धीरे मियाज्मेटिक ट्रीटमेंट देंगे, उसका मियाज्म देखेंगे स्टोरिक लेवल पे है पेशेंट या साइकोटिक या सिफिलिटिक लेवल पे है। एंड एट लास्ट उसका कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो देंगे, जो उसका कॉन्स्टिट्यूशन जा रहा है, चाहे पल्स है, चाहे आपका सीपिया जा रहा है, चाहे साइलेश या चाहे लाइको जा रहा है, वो एट लास्ट देना है। पहले सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना है, जो एक्यूट कंडीशन पे वो बता रहा है कि सुबह उठने पे, जैसे ही मैं सुबह उठता हूँ पहला कदम रखता हूँ तो स्टेप रखता हूँ, मुझे बहुत दर्द होता है, तो आप रेस्टॉक्स दे सकते हैं, ब्राइनिया दे सकते हैं, इस तरीके से। देन उसके बाद जब ये चीजें ठीक हो गई हैं एक लेवल तक आपका, उसके बाद आप मियाज्म देखोगे कि अभी कौन से मियाज्म में है, सोरिक, साइकोसिस या फिर सिफिलिस। फिर उसके अकॉर्डिंग देन लास्ट में पेशेंट का आप कॉन्स्टिट्यूशन देख रहे हो। फिर क्रॉनिक डिजीजेस लाइक अर्थराइटिस में जो प्लान है यही रहता है कि एक्यूट मेडिसिन फॉर पेन स्टिफनेस। जब ये सिम्टम चले गए फिर मियाज्मेटिक मेडिसिन अकॉर्डिंग सोरा, साइकोटिक, सिफिलिस। लास्ट में कॉन्स्टिट्यूशन देखना है पेशेंट का, कि फिजिकल मेकअप, मेंटल मेकअप क्या है पेशेंट का।
उसके अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देना जरूरी होता है। अब बोरिक में जो रुब्रिक उठाए हैं मैंने लोकोमोटर सिस्टम से, मोडालिटीज के बेस पे, कि कोल्ड एग्रीवेशन की वजह से, एक्सपोजर की वजह से क्या एग्रीवेशन हो रहा है, पेन हो रहा है पेशेंट को जॉइंट में, तो ब्राइनिया, रोडोडेंड्रॉन। अगर डैम्प एक्सपोजर है उसकी वजह से रेस्टॉक्स हो गया। देन मोशन, चलने की वजह से कि चलना शुरू किया, उसकी वजह से, जो मोशन की वजह से, रेस्टॉक्स सबसे बेस्ट मेडिसिन है। कि जैसे ही मैं सीट पे बैठा हूँ और एकदम से उठता हूँ, तो या मॉर्निंग में बेड से उठता हूँ तो बहुत पेन फील होता है, तो रेस्टॉक्स जो है बेस्ट मेडिसिन है। और मोशन वॉकिंग से एस्कुलस, एंटेमटार्ट हो गया, ब्राइनिया, कॉस्टिकम, कॉल्चिकम एंड नक्सोमिका सल्फर। फिर रेस्टिंग से और सिटिंग से, कि पेशेंट बैठा है और सिटिंग में है, लॉन्ग सिटिंग बैठा हुआ है और एग्रीवेट कर रहा है, तो एगैरिकस, बर्बेरिस वल्गैरिस, आपका लेक्टिन। लेक्टिन और बर्बेरिस, इसमें शिफ्टिंग पेन होते हैं, बर्बेरिस में चेंजेबिलिटी होती है, कि कभी पेन यहाँ पे लग रहा है, कभी यहाँ पेन फील हो रहा है। और लेक्टिन में भी शिफ्टिंग पेन हो रहे हैं, रेस्टॉक, जिनकम, मेटालिकम। स्टैंडिंग से, स्टैंड से ज्यादा देर तक खड़ा रह रहा हूँ, तो उसमें उसकी वजह से जो पेन हो रहा है, एस्कुलस, कार्बोलिक एसिड। देन झुकने से, स्टूपिंग, झुकने में जो पेन हो रहा है, तो एस्कुलस, गुएको। देन मॉर्निंग में उठते ही बर्बेरिस वल्गैरिस, स्टेफ फिज़ेरिया। देन राइजिंग फ्रॉम सीट से उठते ही एस्कुलस हो गया, बर्बेरिस वल्गैरिस हो गया, लैक्टिस। फिर आराम जो है किससे पड़ रहा है, पेशेंट बोल रहा है कि मैं लेट रहा हूँ सिटिंग में, तो उसने जो है सीपीआर इसमें बताया। देन बोरिक से और भी लिया था, इन्फ्लेमेशन, अर्थराइटिस। अगर एक्यूट है तो एकोनाइट हो गया, राइनिया, कॉल्चिकम, गुएकम, रेस्टॉक, स्टेलेरिया, मीडिया। देन आपका पेन्स अगर रूमेटिक है तो उसमें एकोनाइट, ब्राइनिया, कॉलोफाइलम, कॉल्चिकम हो गया, गुएकम हो गया, पल्स, रेडियम। देन रेडियम ब्रोमाइड भी बहुत अच्छी रेमेडी है अर्थराइटिस के लिए। एंड रेस्टॉक, स्टेलेरिया, मीडिया। नीज में कोल्डनेस है तो नीज कोल्डनेस, दैट इज कार्बोवेज। अगर नीज में क्रैकिंग हो रही है मोशन पे, पेशेंट कह रहा है चल रहा हूँ और क्रैकिंग साउंड आ रही है, बेंजोइक एसिड, कॉक्युलस। अगर पेटेला की डिसलोकेशन फील हो रही है कि ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, चढ़ रहा हूँ, सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ, तो डिसलोकेशन महसूस हो रहा है, कैनाबिस सटिवा। साइनोवाइटिस है, किसी तरीके का इन्फ्लेमेशन है मेम्ब्रेन का, हाउसमेट्स नी। इसमें आपका एकोनाइट हो गया, ब्राइनिया हो गया, हिप्परसल्फ हो गया, काली आयु, पल्स, रेस्टॉक, साइलेशिया। देन कैंट रेपर्टरी से जो रुब्रिक्स हैं, एक्सट्रीमिटीज चैप्टर से, अर्थराइटिक नोडोसिटीज। नोडोसिटीज बन रही हैं और पिंचिंग और क्रैकिंग ऑन मोशन, इसमें लिडम। देन आपका अर्थराइटिक नोडोसिटीज नी में बन रही है, बूफो, कैल्केरिया, लिडम, नक्सोमिका। क्रैकिंग हो रही है नी जॉइंट में, असेंडिंग स्टेयर्स, पूरा। क्रैकिंग हो रही है नी जॉइंट में डिसेंडिंग स्टेयर्स में, कॉस्टिकम। देन स्टिफनेस नी में, मॉर्निंग राइजिंग ऑन, एस्कुलस, लाइको। देन स्टिफनेस है नी में, नीलिंग वेन, तब मोड़ने से, सीपिया। देन बिगनिंग ऑन में, मतलब शुरुआत करने में स्टिफनेस। देन इसमें रेस्टॉक, कार्बोवेट, कॉस्टिकम एंड लाइको, डिफ्रेशिया। एक्यूट स्टेज में क्या दे सकते हैं, ब्राइनिया, दैट इज वाइल्ड हॉक। इसमें मेन करेक्टर क्या है, स्टिचिंग, टीयरिंग पेन, मोशन से पेशेंट कहेगा किसी भी प्रकार का मोशन है, हिल रहा है, डुल रहा है या चल रहा है, उससे और बढ़ रहा है, जब रेस्ट कर रहा है तो ही आराम है। जितनी भी म्यूकस मेम्ब्रेन होगी, माउथ एकदम ड्राई मिलेगा, पार्च मिलेगा, उसके लिप्स एकदम ड्राई मिलेंगे। ब्राइनिया कैसा होता है, थोड़ा इरिटेबल काइंड का होएगा, रोबस्ट टाइप का होगा, डार्क कॉम्प्लेक्शन एंड इरिटेबिलिटी बहुत ज्यादा मिलेगी। देन वार्म वेदर में देखने को मिलेगा इसका, जब हॉट डेज हैं आपके, समर है, किसी समर में आइसक्रीम ले लिया, ठंडा ले लिया, तो उससे जो जॉइंट अफेक्शन हो रहा है, नी एकदम स्टिफ होगा, पेनफुल होएगा, जॉइंट रेड होंगे, सोलन होंगे, हॉट होंगे, और टीयरिंग पेन फील होएगा, वॉट्स ऑन प्लीज मूवमेंट।
हर स्पॉट जो है पेशेंट कहेगा यहाँ पे ऐसे उंगली से प्रेस कर रहा हूँ, तो करेगा तो एवरी स्पॉट उसको पेनफुल फील होएगा। और एक है कि लेफ्ट आर्म और लेफ्ट लेग जो है कॉन्स्टेंटली पेशेंट मूव कर रहा है, मोशन से है इसमें, हॉट वेदर में, एक्सर्शन से, टच से। पेशेंट बैठ नहीं पाता है, कैन नॉट सिट अप, बेटर लाइंग, जब लेटा है वो भी पेनफुल साइड, प्रेशर से, जिस साइड आराम पड़ेगा, प्रेशर से, रेस्ट से और कोल्ड थिंग से। देन रेस्ट ऑफ दैट इज पॉइजन आईवी। रेस्ट में मेनली इफेक्ट करता है फाइब्रस, फाइब्रस जो जॉइंट्स हैं, जॉइंट टेंडन शीथ उनको, और ये प्रोड्यूस करते हैं पेन और स्टिफनेस। मोशन हर समय पेशेंट को जो है किसी भी प्रकार का मोशन है उसको सही रहता है, उसको आराम सा लगता है रेस्ट ऑफ के पेशेंट को। एंड वो इसलिए पेशेंट जो है काफी ज्यादा रेस्टलेस होता है, वो पोजीशन बदलता रहता है, कभी यहाँ बैठेगा कभी वहां, फिजिकली बहुत ज्यादा रेस्टलेस होएगा। एंड इसमें जो एलिमेंट्स आते हैं स्ट्रेन से, पेशेंट को कहेगा कुछ भारी उठा लिया, इससे हमने पीछे देखा था कि ओए का रिस्क फैक्टर है, ओवरलोडिंग नी जॉइंट में सीधे इफेक्ट पड़ता है। तो कुछ स्ट्रेन, ओवरलिफ्टिंग, गेटिंग वेट, भीगने से। अब कोल्ड और वेट में, अभी जो रेनी सीजन हो रहा है, रेनी सीजन में जो आपका रूमेटिज्म है, नी जॉइंट में पेन होएगा, तो दैट इज रेस्टॉक बेस्ट मेडिसिन है। एंड रूमेटिज्म इन कोल्ड सीजन। देन हॉट पेनफुल स्वेलिंग होएगी जॉइंट्स की, पेन, टीयरिंग होएगा टेंडन, लिगामेंट। एंड कोल्ड, फ्रेश एयर इज नॉट टॉलरेबल, ठंडी हवा बिल्कुल को वो नहीं रहती है। देन इसके बाद आपका कॉस्टिकम, दैट इज हनीमन स्टिंचरा एक्ट्रेस साइन काली, ये क्रॉनिक रूमेटिक के लिए दी जाती है, अर्थराइटिस के लिए ये भी अच्छी है काफी। टीयरिंग ड्रॉइंग पेन होएगा मस्कुलर स्ट्रेंथ में, वीक एंकल्स होंगे, कॉन्ट्रैक्टेड टेंडन्स होंगे। और इसमें जो नी जॉइंट है, इसमें क्रिपिटस देखने को मिलेगा, पेशेंट कहेगा कि कड़कड़ आवाज करता रहता है, स्टिफनेस एंड हॉलो ऑफ नी, और पेशेंट चल रहा है तो लड़खड़ा जा रहा है एकदम से, और गर्माहट से आराम मिलेगा, हीट ऑफ बेड से पेशेंट को आराम मिलेगा। देन बर्बेरिस वल्गैरिस भी एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसमें जो सिम्टम्स हैं वो चेंज होते रहते हैं, कभी यहाँ पे पेन हो रहा है, कभी दूसरी साइड पेन हो रहा है। और उसके साथ साथ पेशेंट की अगर हम थर्स्ट पूछेंगे तो थर्स्टलेसनेस मिलेगी, हंगर, एपेटाइट लॉस मिलेगा। देन इसमें जो पीपल आपको पेशेंट देखने को मिलेगा, फ्लैशी पीपल, गुड लिवर्स। एंड जितने भी बर्बेरिस के पेन है रेडिएट कर रहे हैं, और प्रेशर से आराम नहीं है, लेकिन वेरियस एटीट्यूड लाइक स्टैंडिंग, एक्टिव एक्सरसाइज। प्रेशर से नहीं है, पेशेंट को कहेगा कि कोई दबा रहा है उससे आराम पड़ रहा है तो कहेगा नहीं, लेकिन मैं एक्टिव एक्सरसाइज, स्टैंडिंग, उनसे इंटेंस वियरीनेस, लेमनेस लगेगी लेग में। एकोनाइट नेपलेस, दैट इज मॉन्कहुड, और इस ये भी शुरू में देंगे, इनिशियल स्टेज में देंगे। एकोनाइट इनिशियल स्टेज के लिए अच्छी है, जहाँ पे थोड़ी सी स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन, रेडनेस है। इसमें अगर पेशेंट का माइंड देखेंगे, उनका फियर है, एंजाइटी है। कुछ लोग बोलते हैं कि कोविड के बाद मुझे ये दर्द शुरू हुआ, तो कोविड से जो एंजाइटी हुई माइंड में वो अभी तक रह गई है, तो उसके बाद के लिए एकोनाइट अच्छी रेमेडी है शुरुआत करने के लिए। फिजिकल मेंटल अगर हम लेंगे, फ्राइड बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें पेशेंट काफी फ्राइटफुल लगेगा। एंड उसमें भी पेशेंट को दर्द नहीं है लेकिन आवाज करते हैं जॉइंट। देन आता है आपका लिडम। लिडम मार्श टी। इसमें जो पेशेंट है, इसमें जो बेड ऑफ हीट है वो इनटॉलरेबल है, कि वो बेड पे जाता हूँ तो उसकी वजह से पेन जो है मेरा और बढ़ जाता है। क्रैकिंग साउंड मिलेगी जॉइंट में, और इसको आराम पड़ता है। वो कहता है जब मैं कोल्ड में अपने फीट डालता हूँ, कोल्ड वाटर में, आइस वाटर में डालता हूँ, उससे मुझे बहुत अच्छा लगता है जॉइंट को। और इसका रूमेटिज्म नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे से लिम्ब से शुरू हो रहा है और ऊपर की तरफ जा रहा है। फिर रूटा जो है, व्यू बिटरवुड, इसमें पेरियोस्टियम कार्टिलेज पे अच्छा इफेक्ट करती है, और इसमें भी रेस्टलेसनेस मिलेगी। रूटा का पेशेंट भी रेस्टलेस होता है, फिजिकली मूव करता रहेगा इधर उधर। और जितने भी पेन, बॉडी के पेनफुल है, ब्रूइस पेन होंगे। देन आपका कॉल्चिकम, कॉल्चिकम नीडोसेफ्रॉन, ये मेनली मस्कुलर मसल्स पे इफेक्ट है, जहाँ पे मस्कुलर पेन है, पेरियोस्टियम पेन है, साइनोवियल मेम्ब्रेन इन्फ्लेम्ड है, तो पेशेंट छूने नहीं देगा, तो अगर हल्का सा भी कोई छू देगा तो मुझे बहुत दर्द होगा, तो वहाँ
के लिए काफी अच्छा है, जॉइंट स्टिफ हुएंगे, शिफ्टिंग रूमेटिज्म है, एंड पेशेंट को चलने में भी वो कहेगा खड़ा भी नहीं हो पाता हूँ मैं, इस प्रकार का इसमें दर्द मिलेगा। और वार्म वेदर में दी जाती है ये भी। देन इसके बाद है, फिर हम मियाजम देखेंगे कि क्या है, पेशेंट से उसके थर्मल्स जानेंगे कि हॉट है कि चिली है पेशेंट, उसके अकॉर्डिंग हॉट चिली जानेंगे कि आपको कौन सा मौसम पसंद है, आप सर्दियों में मतलब औरों के मुताबिक कितनी लेयर्स ले रहे हो। पेशेंट बोलेगा कि मुझे गर्मियों में भी इवन मैं उसमें एसी कूलर में नहीं बैठ रहा हूँ और फैन भी पसंद नहीं है, तो बहुत ज्यादा चिली है, दैट इज साइलेशिया आप सोच सकते हो, सीपिया सोच सकते हो। हॉट काफी है कि इवन सर्दियों में भी मैं दूसरों के मुताबिक उतना नहीं पहनता हूँ, एक स्वेटर काफी है मेरे लिए चाहे कितनी ठंड पड़ जाए। तो पेशेंट काफी हॉट है, यहाँ पे आप सल्फर सोच सकते हो। तो मेडोराइनम जो है ये काफी अच्छा है, मियाजमेटिक गोनोरियल वायरस नोसोड। इसमें लेग्स में पेन है, वॉकिंग करते समय पेशेंट को काफी पेन होता है, रात में जो पैर में क्रैम्प पड़ रहे हैं, दर्द हो रहा है उसके लिए। एंड इसमें भी पेशेंट को क्या कहते हैं, रेस्टलेसनेस रहती है रात में, और वो अपने पैरों से कवरिंग पसंद नहीं हटा देगा, बर्निंग लगेगी उसे पैरों के तलवों में काफी ज्यादा। एंड अगर मेंटल्स देखोगे तो उसको कहेगा मुझे नाम भी याद नहीं रहते, इनिशियल कुछ पूछो तो अच्छा आपका इसका नाम क्या है, नाम भूल गए। तो इस लेवल पे आप देख सकते हो थूजा, सोराइडम, सल्फर। इनके बाद धीरे धीरे करते हुए पेशेंट का आप कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन दोगे, जैसे कि पल्सेटिला हो गया, नेट्रोम्यूर हो गया, लाइको हो गया, साइलेशिया। देन रेयर मेडिसिन में देखते हैं। रेयर मेडिसिन में स्किलेरिया मीडिया जो है, ये चिकविड मेडिसिन है। एंड मॉर्निंग एग्रीवेशन इसमें काफी होता है, पेशेंट को सुबह उठते ही वो बोलेगा कि स्टिफनेस है जॉइंट में, एंड पेन हो रहा है, एंड कि पहला कदम रखता हूँ तो दर्द होता है। मॉर्निंग एग्रीवेशन फिर धीरे धीरे जैसे समय बढ़ता रहेगा, पेन जो है उसको आराम पड़ता रहेगा। एंड शाफ्ट शिफ्टिंग पेन होएगा, कभी इस तरफ हो रहा है, फिर पेशेंट बोलेगा वो शोल्डर में जा रहा है। रूमैटिक पेन्स सारे पार्ट्स में महसूस होंगे, रूमैटिज्म डार्टिंग पेन इन ऑलमोस्ट एवरी पार्ट। देन इसका जो स्टिफनेस है जॉइंट्स में वो महसूस होगी, हल्के से छूने में भी पेशेंट को दर्द होएगा, मोशन से दर्द होएगा। शिफ्टिंग पेन्स होंगे, शिफ्टिंग पेन स्टेलेरिया मीडिया में है, और फिफ्थ एक्सट्रेमिटी में होता है, पर्ल्स में, काली सल्फ में, लेक्केन में, स्क्विला में। इन सब में भी शिफ्टिंग पेन्स मिलते हैं कि अभी यहाँ पे है फिर इधर है। देन इसके बाद इसको टिंचर में यूज किया जाता है एक्सटर्नली, और इंटरनली 2x पोटेंसी में दिया जाता है। देन फ्लैग, फ्लैग है सिलिको सल्फो कैल्साइट ऑफ एल्यूमिना, ये फ्लैग ऑफ ब्लास्ट फर्नेसेस जिस इन विच आयरन इज स्मेल्टेड, उससे बनाया जाता है। ये हाउसमेट नी के लिए काफी अच्छी रेमेडी है। नी कैप्स में जो पेशेंट बोलेंगे कि दर्द हो रहा है, जो लेडीज बोलेंगी जैसे जो लोग पोछा वाला मतलब घर पे जो ज्यादा घर का जो काम करते हैं उससे जो पेन है उसके लिए। एंड समटाइम्स डल हल्का हल्का पेन रहेगा, कभी एकदम से बढ़ जाएगा, ओकेजनल शूटिंग, एकिंग, और थ्रो नीज, और ज्यादातर सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ने में पेन हो रहा है। देन रेडियम ब्रोमाइड, ये काफी अच्छी रेमेडी है रूमेटिज्म के लिए। में एकिंग पेन्स है, रेस्टलेसनेस के साथ मूविंग अबाउट, एंड क्रॉनिक अर्थराइटिस इसमें आएगा। एंड इसमें मेनली पेशेंट पे अगर हम फिजिकल जनरल जानेंगे कि आपका डिजायर क्या है, एवर्जन क्या है। तो एवर्जन में अगर स्वीट्स बता रहा है, आइसक्रीम बता रहा है, वी कैन थिंक, और उसके साथ साथ काफी एकिंग पेन है और रूमेटिज्म का केस है, तो वी कैन थिंक ऑफ रेडियम ब्रोमाइड। और सीवियर पेन है जॉइंट्स में, स्पेशली नी में, एंकल्स में। और अर्थराइटिस एकिंग पेन ज्यादातर बढ़ रहा है रात के समय, नाइट के समय ज्यादा पेशेंट को परेशान करना है। जैसे मॉर्निंग एग्रीवेशन के लिए आप स्ट्रोक सोच सकते हो, देन आप ब्राइनिया देख सकते हो, एंडस्टेलिया मीडिया। शिफ्टिंग पेन्स के लिए हम सोच सकते हैं पल्सेटिला, कालीसल्स, लेक्केन। देन इसके बाद गुएकम, गुएकम में आपका है रेजिन ऑफ लिग्नम वाइटे,
इसमें मेन एक्शन है फाइब्रस टिश्यू में, और ये अडेप्टेड है अर्थराइटिक डिफॉर्मिटीज के लिए, रूमेटिज्म के लिए। और एक्यूट रूमेटिज्म है जो शुरू में जो है, एक्यूट रूमेटिज्म उसमें के लिए अच्छा है। पेन इन शोल्डर, आर्म, हैंड एंड एंकल। और जो पेन है वो लेग तक जा रहा है, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है। और जॉइंट जो है सोलन है, पेनफुल है, इंटॉलरेंट, हीट बियर नहीं कर सकते, अर्थराइटिक लैंसिनेशन, तुरंत कॉन्ट्रेक्शन हो जा रहा है लिम्स का। देन आपका आता है स्टिक्टा। स्टिक्टा दैट इज लंग वॉट। इसमें आपको कैटरल सिम्टम भी मिलेंगे रूमेटिज्म के साथ साथ। कोराइजा है, ब्रोंकियल कैटार है, इन्फ्लुएंजा है, ये देखने को मिलेगा। देन इसके साथ साथ नर्वस एंड रूमेटिक डिस्ट्रेस हो रहा है पेशेंट में। देन स्वेलिंग देखने को मिल रही है, हीट, रेडनेस ऑफ जॉइंट। देन अलग अलग स्पॉट है इन्फ्लेमेशन का। अफेक्टेड जॉइंट्स जो है उसमें रेडनेस है। एंड आपका हाउसमेट्स नी जो है इसमें भी। एंड जो जॉइंट्स हैं वो रेड, सोलन, पेनफुल, ये सब मिल रहा है। तो ये रेयर रेमेडीज भी हम यूज कर सकते हैं एज अ टिंचर, 2x पोटेंसी के साथ साथ मैकफॉस 6x जो है वो आप साथ में चला सकते हैं। एंड आपकी आवाज नहीं आ रही है रचिता जी। हाँ हाँ सर, अभी यहाँ पे मेरा स्लाइड ओवर हो गया है, तो मैं वही देख रही थी। और ऐसे भी समय पूरा हो गया है, तो वाइंड अप अच्छा, करने का कोशिश कीजिए, है ना। ओके ओके। तो सर मेनली जो ओए है, हमने नी ओए के ऊपर बात करी, ये साइनोवियल जॉइंट पे इफेक्ट करता है मेनली। और पेशेंट जो है उसका स्क्रीनिंग सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसे पेशेंट आ रहा है आपके क्लिनिक पे, तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल होम्योपैथ एज अ कीन ऑब्जर्वर आप पेशेंट को देखिए कि उसकी चाल कैसी है, लड़खड़ा रहा है और उसके फेस में जो पेन दिख रहा है उसके हिसाब से। देन मेनली इसमें इनिशियल स्टेज में तो सर हम स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज जो है, इससे कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट जो है वो दे सकते हैं। अगर उससे ठीक हो गया वहां पे, प्लस होम्योपैथी, ऑक्सिलरी ट्रीटमेंट के साथ साथ होम्योपैथी, अगर वहां उस लेवल पे ठीक हो गया तो ठीक है। लेकिन अगर पेशेंट का एडवांस केस है, डिफॉर्मिटीज आ गई हैं जहाँ पे, तो वहां पे यही हम लोग कर सकते हैं कि डिसेबिलिटी को रोक सकते हैं। और हम लोग उसके अब लिए समाप्त करना पड़ेगा रचिता जी, क्योंकि हम ओके लोग 30 क्रॉस करने जा रहे हैं। तो ओके सारिका जी आप वाइंड अप कीजिए, सेशन से समय पूरा हो गया है, आप लोग कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे। ओके ओके। थैंक यू तो सो मच सर, मुझे एक और अपॉर्चुनिटी देने के लिए, इस मंच में बोलने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। बहुत बहुत रच, धन्यवाद मैडम रचिता मैडम, ये आपका जो सेशन था बहुत ही अच्छा था। आपने बहुत अच्छे से डिटेल से ऑस्टियोआर्थराइटिस को समझाया, उसके बिगिनिंग से लेके, और साथ साथ जो मेडिसिन्स बताई, इम्पोर्टेंट मेडिसिन्स और रूब्रिक्स जो बताए, बहुत ही अच्छा था। तो धन्यवाद आपका। आप, मैं आग्रह करूंगी कि फिर से आप समय निकालिए और आप हमारे साथ अपना ये ज्ञान को साझा करिए। सो एक बार फिर से सबको धन्यवाद, और सभी पार्टिसिपेंट्स का भी मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। और मैं ये सेशन अब इंग्लिश सेशन को हैंड ओवर करती हूँ सर। ओवर टू यू डॉक्टर सर। बिंदु राज, डॉक्टर बिंदु राज।